आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल व्यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर नज़म गुलाम कादिर रोहीला में इसको एक जालिम और कीना परवर शख्सियत बताया गया है। गुलाम कादिर खान रोहीला नवाब नजीबुद्दौला जैसी अजीम शख्सियत के पोते की हैसियत से हमारी तारीख में एक बेइंतहा मुतनाज़ा किरदार का हामिल शख्स है, जिसके मुताल्लिक़ तहकीकात बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुगल बादशाह शहनशाह औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद जितने भी मुगल बादशाह आए, इनमें लाबोलाब, अय्याशी और इनके हरम-सरा की रंगीनियां बढ़ती चली जा रही थी। शाह आलम सानी के आते आते ये लोग अपनी इखलाकी गिरावट की इंतहा तक पहुंच चुके थे। इन आखिरी नाम निहाद बादशाहों ने सल्तनत और मुल्क कौम को तबाह करने में कोई दकीका फरोगुजाश नहीं किया था। ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने गैर शऊरी तौर पर यह महसूस कर लिया था कि मुगल बादशाहत को बचाना अब इनके बस की बात नहीं, लिहाजा जहन और दिमाग को ऐसी उलझनों में फंसाकर जान को क्यों रोक लगाया जाए, और जो वक्त जिंदगी को रंगीन बनाने में सर्फ किया जा सकता है, इसे मुमलिकत के बोर मशागिल में क्यों जाया किया जाए। इनकी ब्यूरोक्रेसी में ज्यादातर या तो ईरानी थे या तुर्की, जो अमूमी तौर पर गैर मुल्की अफराद थे। इसलिए इनमें बहुत कम ऐसे थे जिनको मुगलिया सल्तनत और अवाम से दिलचस्पी थी। शाह आलम सानी के दौरे हुकूमत में मुताद्दिद अहम वाक़यात ज़हूर पजीर हुए, जिनमें पानीपत की तीसरी लड़ाई, बुक्सर की लड़ाई, सन 1772 में सुकरताल की जंग और सन 1784 में मीरापुर की जंगें हुई, जिन्होंने हिंदुस्तान की सियासत पर गहरे असरात मुरतब किए। शाह आलम इस दौर में कभी मराठों के हाथ में रहा तो कभी अंग्रेजों के चुंगल में फंसा रहा, जिसने इसकी हैसियत बस एक नाम निहाद बादशाह की सी कर दी थी। शाह आलम सानी में हद दर्जा की आराम तलबी पाई जाती थी। वो खुशामद से बेहद मुतासिर होता था और अपनी इस कमजोरी के सबब बहुत जल्द लोगों पर भरोसा और एतबार कर लेता था। हालात का उतार चढ़ाव इसी तरह जारी रहा, ताकि गुलाम कादिर खान रोहीला ने जज्बात से मगलूब होकर इसकी आंखें निकाल ली। गुलाम कादिर को अगरचे पूरी तरह कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, ताहम बिल्कुल बेकसूर भी नहीं कहा जा सकता। गुलाम कादिर को एक जमाने तक बादशाह के हरम तक भी रसाई रही थी, और बादशाह उसको इस जमाने में जनाने कपड़े पहनाया करता था, क्योंकि गुलाम कादिर बेइंतहा खूबसूरत और वजी शख्स था। लेकिन गुलाम कादिर जैसा फितरी तौर पर बहादुर शख्स इसको हमेशा अपनी तौहीन समझा करता था। इसी वजह से वो अपने जहनी तवाजुन को दुरुस्त नहीं रख सका था और बेगमात, शहजादों और शहजादियों के साथ नारवा सलूक करके इसने एक डाकू और लुटेरे का किरदार अदा किया। नवाब नजीबुद्दौला के इंतकाल के बाद शाह आलम सानी ने इनके तमाम एहसानात का बदला इस तरह दिया कि मराठों के साथ मिलकर रोहेलखंड पर हमला किया गया, जिससे शाह आलम सानी की एहसान फरामोशियों की दास्तान की अक्कासी होती है। नवाब नजीबुद्दौला का बेटा ज़ाब्ता खान इनकी तरह बहादुर नहीं था और मोहसिन कुशी और बेमुरव्वती में अपनी मिसाल आप था। सन 1771 में मराठों ने इसको गिरफ्तार कर लिया था, मगर वो वहां से फरार होकर नवाब शुजाउद्दौला के पास चला गया था। इसी जमाने में शाह आलम सानी भी अवध की रियासत में मौजूद था। अब शुजाउद्दौला की कोशिश ये थी कि शाह आलम सानी को दिल्ली भेज दिया जाए, इसलिए इसने ज़ाब्ता खान को मुगल बादशाह के हमरा कर दिया। दिल्ली पहुंचकर शाह आलम ने सबसे पहले ज़ाब्ता खान से जान छुड़ाने के लिए मराठों से एक खुफिया मुआहदा कर लिया, और जब ज़ाब्ता खान रास्ते में था तो इस पर मराठों और शाह आलम ने धोखे से गौसगढ़ के मुकाम पर शदीद हमला किया, जिसकी इसे बिल्कुल तवक्का न थी। मराठों ने जिला सहारनपुर और तराई के इलाके पर हमला किया और गौसगढ़ पर कब्जा करके इसकी ईंट से ईंट बजा दी। ज़ाब्ता खान खुद तो किसी न किसी तरह जान बचाने में कामयाब हो गया, मगर इसके खानदान वालों ने 16 मार्च सन 1772 को अपनी जानो माल को बचाने के वादे पर मराठों जैसे जलील दुश्मन के आगे हथियार डाल दिए। इस तरह से शाह आलम सानी ने ज़ाब्ता खान के बेटे गुलाम कादिर खान रोहीला को गिरफ्तार कर लिया था। ये पत्थरगढ़ के इलाके की फतह के बाद मराठों ने एक दफा फिर अपनी बुजदिली का सबूत दिया और नवाब नजीबुद्दौला की कब्र की बेहरमती की। इसके बाद उन्होंने शहर में सख्त लूटमार की और तकरीबन 10 लाख रुपए लोगों से लूट लिए। इधर ज़ाब्ता खान ने नवाब हाफिज रहमत खान साहिब और नवाब शुजाउद्दौला साहिब से दरख्वास्त की कि वो मुआहदा करके उन्हें इसके इलाके वापस दिलवाएं। हाफिज रहमत खान साहब ज़ाब्ता खान को काबिल भरोसा नहीं समझते थे, मगर नवाब शुजाउद्दौला के समझाने पर वह ज़रा शराफत मान गए। लेकिन बाद में ज़ाब्ता खान ने हाफिज रहमत खान साहब को दगा दी, जिसके नतीजे में वो शहीद हुए। इस माहिदे के बाद नजीबाबाद और सहारनपुर के इलाके पर ज़ाब्ता खान ने ये इलाके फतह कर लिए थे। थोड़े अरसे के बाद
ज़ाब्ता खान ने गद्दारी करके मराठों से मुआहदा किया और दिल्ली पर जाकर खूब लूट मार करी और इस तरह से दिल्ली और रोहिलों के दरमियान जो फौजी ताल्लुकात थे उसका खात्मा हो गया था। सन 1785 में ज़ाब्ता खान का इंतकाल हो गया। एक रिवायत यह भी है कि वो सिख हो गया था और अपना नाम धर्मसंग रख लिया था, मगर ये तमाम कहानियां झूठी हैं क्योंकि सिखों का इक़्तिदार इस जमाने में इतना कायम नहीं हुआ था कि ज़ाब्ता खान जैसा बड़ा शख्स सिख मजहब कबूल कर लेता। ज़ाब्ता खान के इंतकाल के बाद गुलाम कादिर रोहिला इसका जानशीन करार पाया। इस वक्त इसकी उम्र 26 साल की थी। बादशाह ने इसको नजीबाबाद के तख्त पर बिठा दिया। इस जमाने में जागीर अता करने के मानी ये थे कि तलवार की कुव्वत से इलाका फतह करो। चुनाचे गुलाम कादिर खान ने अपने महदूद वसाइल को मुश्तमा करके मर्दाना वार हमला करके देहरादून तक का कुल मगरबी रोहिलखंड का इलाका फतह कर लिया था। इधर गुलाम कादिर अपने मकबूजात पर कब्जा और इक़्तिदार कायम कर रहा था, तो दूसरी तरफ दरबार शाही में मराठों का जोर बंधा हुआ था। बादशाह इस वक्त माधोजी सिंधिया की मर्जी पर चल रहा था, इसलिए वक्ती तौर पर गुलाम कादिर खान खामोश रहा और अब वो मौके की तलाश में था। बाद के हालात हम आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में बताएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज।